येवकार आनी वेलकम. गजाली ह्या कार्यावळींत आयज आमचे मदीं आसात डॉक्टर शकील अहमद. डॉक्टर शकील अहमद हो गुजरातचो इस्लामीक रिलीफ फंड आनी इस्लामीक रिलीफ कमिटी हाचो तो अध्यक्ष जावन आसा. राष्ट्रीय पातळीवेले एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिवील रायट्स ह्या संस्थेचो तो सेक्रेटरी जावन आसा. आनी हांव क्लिओफात ताचे लागीं आयज गजाली मारूंक बसलां सोदून काडूंक कसलें काम तो करता तो. वेलकम डॉक्टर शकील. Thank you. Thank you for Tell us giving something me- more Yeah. about yourself and the organizations that you represent. Actually, my birthplace is Bhiwandi. ये महाराष्ट्र का हूँ. And I have done my graduation in alternate medicine from Kanpur University. And since last 32 years I am living in Gujarat, Ahmedabad. And मेरा बेसिक इंटरेस्ट ये है कि नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटीज़ में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना. इन 92 में इस्लामी रिलीफ कमेटी गुजरात बनी थी. आई वाज द फाउंडर चेयरमैन एंड अगेन आई एम इलेक्टेड टू चेयरमैन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट ईयर. एंड द अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव फॉर्म्ड and working since last 6 years is that Association for Protection of Civil Rights. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं बेसिकली जुड़ा हुआ हूँ. सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मैं जुड़ा रहा. PUCL के साथ काम करने का मुझे एक अच्छा अनुभव रहा है. कुछ दिनों पहले हमने गुजरात में तकरीबन 20-22 साल पहले एक नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी. उसमें PUCL के लोग थे, हम थे और बहुत सारे इस तरह के सिविल सोसाइटी के लोग थे. तो उसका भी जनरल सेक्रेटरी था मैं गुजरात का. तो मिस्टर इंदु कुमार जानी PUCL के बहुत अच्छे एक्टिविस्ट और एक्स प्रेसिडेंट थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे. किसानों में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन स्टिल वो एग्जिस्ट करती है, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी, लेकिन ज़्यादा फंक्शनल नहीं है. और गुजरात की जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ काम करने का मेरा एक पीछे मैं भी सिविल सोसाइटी के चलता रहता हूँ कामों के सिलसिले में. Now, Dr. Ahmad, could you tell me why there was need for another organization when you say that you all were already working with PUCL? कुछ स्पेसिफिक काम है जिसके लिए ये APCR बनाने की आवश्यकता पड़ी. बुनियादी तौर पर मुसलमानों का जो अप्रोच है सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उनका जो पार्टिसिपेशन है और डेमोक्रेटिक टूल्स को इस्तेमाल करने की उनकी जो कला है उसका लेवल बहुत लो है हिंदुस्तान में. तो हमारे सामने ये चैलेंज था कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मिसकंसेप्शंस एलिगेशंस के दरमियान हरकत कर रही है. उसे इस बात के लिए ट्रेंड किया जाए कि वो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के कामों में बाकी दूसरे अपने भाइयों के साथ मिलकर काम कर सके और डेमोक्रेटिक टूल्स को इस्तेमाल करने की वो कला सीखे. और वो इश्यूज़ जो उसकी स्पेसिफिक नहीं है माइनॉरिटी के साथ, रोज़गार के इश्यूज़ हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट और एजुकेशन के इश्यूज़, उनमें वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखे. But these issues, if you had worked with other organizations, would it not have been better? नहीं, Existing organizations without any religious color, would it not have been better? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो काम इंडिविजुअल भी कर रहा हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी दूसरों के साथ ही काम कर रहा हूँ. हम सेपरेटेड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद सेपरेटेड नहीं है. स्टिल वी आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल दिस सिविल सोसाइटी. तो अलग से नहीं हुआ. रिलीजियस कलर से ये हुआ कि एक और फ्लेवर का इजाफा हुआ और सिविल सोसाइटी से मुस्लिम समाज को और करीब करने और उनको ठीक से समझने का और मौका मिला. तो मुस्लिम समाज को और ज़्यादा सिविल सोसाइटी के करीब करने का ये एक साधन था कि हम उसको रिलीजियस फ्लेवर भी दें. Now, as far as Gujarat is concerned, what is the exact work, type of work that you all have done after the riots? हाँ, दो चीज़ें मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ.
गर्चे 92 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बाबरी मस्जिद के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, तो उस वक्त भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम हमने किया था। फिर ज़लज़ले में काम का नेचर हमने थोड़ा चेंज किया, अपने तौर पर फंड कलेक्ट करके और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करने के साथ साथ हमने गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बड़े पैमाने पर मदद करने की कोशिश की, ताकि उनकी जो एनोमलीज़ हैं और डिसफंक्शन है और परेशानियां हैं उनको दूर करें। और बहुत सारे एनजीओज़ के लिए हमने उनको गाइड करने का प्रोग्राम बनाया, ताकि उनका मटेरियल, रिलीफ मटेरियल और उनकी एक्टिविटी प्रॉपर जगहों पर पहुंचे। इस तरह की कोशिश में होता यह है कि हाईवे पर जो लोग होते हैं उनको तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन उन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन डीपर साइड में कोई पहुंच नहीं पाता और उनके बारे में कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो ये रोल हमने किया कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कलेक्ट्रेट लेवल पर, तालुका लेवल पर हम उनकी मदद की ठीक से सर्वे करने में। तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करने के लिए हम साधन बने। फिर वो काम पूरा नहीं हो पाया था हमारा, यानी हमने यूएनडीपी के साथ काम किया है, वहाँ कारितास के साथ हमने वहाँ काम किया है। कारितास ने पूरा एक स्कूल का एरिया और बिल्डिंग वगैरह हमारे हवाले की थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहे हैं। फिर 2002 में जो कुछ हुआ उसमें दो मोटो बहुत क्लियर सामने था हमारे सिविल सोसाइटी के और हमारे भी, कि जस्टिस मिलना चाहिए। अब यानी आमतौर पर कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं तो फिर रिकन्सिलिएशन की बातें, सुलह, सफाई, अमन, इसकी बातें होती रहती हैं, लेकिन पहली मरतबा महसूस हुआ कि गुजरात 2002 का जो राइट है वो कम्युनल राइट नहीं है। हमें ये प्रूव करना था कि कम्युनल राइट नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत ये काम किया गया है और इसे कम्युनल राइट के नकाब में छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो हिंदू मुस्लिम राइट था नहीं, वो सिचुएशन भी वैसी नहीं थी, और तो इसे बेनकाब करना था। दूसरे ये कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा पॉलिटिकल गेन्स के लिए इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का उपयोग हुआ था। उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ही वायलेंस हुआ था जहां कांग्रेस की पकड़ थी, और उसके बाद वायलेंस के बाद कांग्रेस वहां से अपरूटेड हो गई और अब कोई चांस फिलहाल तो नहीं दिख रहा कि कांग्रेस जो है वापस आ पाए। तो मुजरिमों को सज़ा दिलाने का काम हमने लिया कि परपिचुएटर्स को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ कन्विक्शन का रेशियो वैसी कम्युनल राइट्स में बहुत लो था। आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट्स? या आई एम हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। हमारी डेमोक्रेसी को See, take into consideration that the conviction rate in any case has been low, particularly on the communal rights side. The convictions have never come. Taking that into considerations, you have seen that in 3 or 4 or 5 major cases there have been convictions. You are at the center stage today. So from that perspective, are you not happy with the judicial system and the legal system working in our country? No, this system is working, but you see, in communal rights situation, the conviction ratio is very low. But you see, the violence against the women, again the conviction ratio is very low. Violence against the Dalits and Adivasis, again the conviction is very low. So ये प्रॉब्लम जो है वो कोई मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम और उसका प्रॉब्लम है। तो हम हैप्पी इसलिए हैं कि हमने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत महंगा और बहुत पेचीदा और जान को जोखिम में डालने वाला अब भी है। तो यहाँ सब यूनाइटेड होकर गुजरात में फ़ाइट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन इतना यूनिफाइड एफर्ट जहाँ नहीं है, जिस फील्ड में नहीं है, वहाँ तो अब मुजरिम को सज़ा दिलाना बहुत मुश्किल है। तो काम अभी बहुत है। गुजरात में बहुत थोड़ी सी कामयाबी हमको 2-4 स्टेप्स की मिली है, तो इससे हम खुश हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सिविल सोसाइटी का अच्छा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी काम करना बाकी है। Good. I like to go to another small area. Now see, sometime back in 2006 there was this Sachar Committee's report. Now Sachar Committee's report talks of large scale poverty and deprivation amongst the Muslim community. Now to what do you attribute this to? What are the factors that has led to this particular community to be deprived? I am very happy that you have asked this question. ये हमारे काम का एक दूसरा पोर्शन ही था जो बताएगा कि सच्चर कमेटी के बारे में हमारा अप्रोच क्या है।
जनरली जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम पिछले 60 साल से करती आ रही हैं, हम भी करते थे। इस बार उसके नेचर को हमने चेंज किया। जनरल फंड, पब्लिक से फंड कलेक्ट करके और लोगों को आबाद करने के बजाय हमने ये तय किया कि जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हीं को भुगतना चाहिए, वो पे करें। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट जो है उन्हीं की ऊपर पड़ना चाहिए। तो जो अचीवमेंट्स हैं एक बता दूं तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। सिख राइट्स में तकरीबन 16 साल के बाद सिखों को 7 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला। लेकिन सिखों के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स में, टेंशन में जहाँ भी मारे गए, कोई भी मारे गए हों, किसी को 7 लाख रुपए का कंपनसेशन नहीं मिला। फिर ये गुजरात में हमने वो लड़ाई लड़ी, 6 साल के बाद बेसिकली ये तस्लीम कर लिया गया कि मुसलमानों को भी इतना कंपनसेशन देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर 3.5 लाख रुपए दे भी दिए। मोदी साहब जब तक हैं तब तक शायद मुश्किल है, लेकिन सूनर और लेटर वी विल गेट दैट कंपनसेशन। तो ये एक अचीवमेंट था। तो जो विक्टिम्स थे उनको 7 लाख रुपए पर हेड पहुंचाने के बाद ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ अब किसी तरह से सुधर जाएगी, उनका जख्म थोड़ा भर जाएगा और वो अपने माँ बाप के नुकसान को थोड़ा भूल जाएंगे। तो हमारे स्टाइल में रिकन्सिलिएशन ये था कि गवर्नमेंट से उनको रिहेबिलिटेशन का पैकेज दिलवाया जाए। ऐसी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें 50,000 की सीलिंग के साथ उन्होंने वो पैकेज दिया था। लड़ाई लड़ते रहे, मालूम हुआ कि फिर 10 फोल्ड उसका इंक्रीज़ किया गया। वो यानी 50 यानी सीलिंग हटा दी गई, जिसको 10,000 रुपया दिया गया था उसको मज़ीद 90,000 रुपया दिया गया, 1 लाख दिया गया। तो ये हमारा अचीवमेंट था। ऐसी हर कम्युनल राइट में बड़े पैमाने पर मिसिंग पर्सन्स होते हैं। आज तक हिंदुस्तान में मुझे नहीं मालूम कि राइट्स के दरमियान जो मिसिंग पीपल हों उनको कंपनसेशन दिया गया हो। पहली मर्तबा ये लड़ाई हमने गुजरात में जीती कि जो मिसिंग पीपल थे, जिनको प्रूव किया जा सकता था कि उनकी डेड बॉडीज़ मिसिंग है। बड़े पैमाने पर गुजरात में ऐसा हुआ है कि लोगों को मार दिया और बॉडीज़ नहीं मिली। अभी आनंद में कन्विक्शन हुआ, हार्डली 2-3 बोन्स वेयर रिकवर्ड, वरना कोई भी चीज़ नहीं मिली थी। तो उनको कंपनसेशन कैसे मिले, तो उनको कंपनसेशन देने की लड़ाई हमने जीती। तो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में, लाइफ कंपनसेशन में, इंजर्ड कंपनसेशन में हमने गुजरात में जो कुछ जीता है वो हिंदुस्तान में की हिस्ट्री में नहीं है। तो अब उनका रिहेबिलिटेशन बहुत आसान, किसी कदर उनके ज़ख्म भर जाएंगे और उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। ये अप्रोच हम मुसलमानों के लिए स्पेशली चाहते हैं कि वो ये अप्रोच उनका हो, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के सिलसिले में, कि वो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। गवर्नमेंट की सिर्फ पॉलिसी बना देने से या पैसा सेंक्शन कर देने से तो नीचे नहीं पहुंच जाएगा। और सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 10 पैसा नीचे पहुंचता है, ये एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो मुसलमानों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह खड़ा करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो कुछ उनको सेंक्शन करे उसका वो फुल यूटिलाइजेशन करे। उसके लिए लड़ें, अपने लिए वर्कर्स बनाएं, NGOs बनाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और अपने डेवलपमेंटल के कामों का बोझ वो खुद भी उठाएं, जो अभी तक नहीं था। मुसलमानों का अप्रोच ये था कि सच्चर कमेटी है और सच्चर कमेटी को लेकर पूरी दुनिया में वावेला है, लेकिन मैं कहीं भी ये नहीं देखता कि लोअर लेवल पर लोगों ने छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस या टीमें बनाई हों कि सच्चर कमेटी के 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत जो कुछ दिया जा रहा है वो लोगों को पहुँचे। तो अभी हमारे कुछ साथियों ने महाराष्ट्र में जो काम किया, उन्होंने 65-70 हज़ार एप्लीकेशंस प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप की रजिस्टर करवाई। उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं सोशल उसकी सेक्टर की, मुसलमान अपने आप को इतना डेवलप करें कि वो स्कीमें उसको वो अवेल कर सकें और कर सकें।